क्या तुम जानते हो कि इंडोनेशिया में आप नास्तिक नहीं रह सकते, एथीस्ट नहीं हो सकते आप, और साथ ही साथ इंडोनेशिया में आप किसी दूसरे धर्म के साथ के पर्सन के साथ विवाह भी नहीं कर सकते, इंटरफेथ मैरिजेस भी नहीं अलाउड होती। बड़ा ही फैसिनेटिंग देश है बेटा इंडोनेशिया। 17,000 से ज्यादा आइलैंड का बना हुआ है यह देश। इट हैज बीन कॉल्ड एज स्पाइस आइलैंड्स। एंशिएंट टाइम्स में ही, एशियन टाइम्स के समय से ही जावित्री, जायफल, काली मिर्च और लौंग, ये सारे स्पाइसेस यहां से भारतवर्ष की ओर और बाकी तमाम दुनिया में फैलते थे। इसको भारत के संग इसके बहुत प्रोफाउंड कल्चरल कनेक्ट्स हैं। आओ इन सारी बातों को इस वीडियो में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हमें बताया जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है, देख रहे हो ना, सुमात्रा, ये वाला आइलैंड जो इसे कहते हैं बोर्नियो, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इंडोनेशिया में नहीं आता है, नीचे वाला आता है। नीचे वाले हिस्से को कहते हैं कालीमंतान, सुलावेसी। ये पूरा जो एरिया है, इस रीजन को ऑस्ट्रोनेशियंस ने, यहां पे 2000 BCE से ऑस्ट्रोनेशियंस वो लोग थे जो बहुत एक्सपर्ट सेलर्स थे। ताइवान के आसपास से इनका ओरिजिन बताया जाता है, और इन्होंने इस पूरे इलाके में फैले और यहां पे सेटल हुए। दीज आर एक्सपर्ट सेलर्स। ये पूरा इलाका, सुमात्रा, बोर्नियो, देखो जावा, सुलावेसी, ये सब बड़े आइलैंड्स हैं इसके। इट इज नोन फॉर इट्स स्पाइसेस, एरोमेटिक वुड्स जैसे कि चंदन, प्रेशियस मेटल्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एनिमल प्रोड्यूस जैसे आइवरी, राइनो की सींग, टॉर्टिस शेल्स। इन सब के लिए यह बहुत फेमस रहा है प्राचीन समय से ही। इसे सुवर्ण द्वीप कहा जाता था पुराने टाइम में इस इलाके को। यह देखो, ये एक फिजिकल मैप है इस इलाके का, तुम देख पा रहे होगे शायद। और ये देखो एक इस समय का इंडोनेशिया का मैप। यहां पे मलक्का स्ट्रेट है, यहां पे सुंडा स्ट्रेट है, ये सब तो तुम्हें मालूम ही होगा। ये देखो, ये आइलैंड जो है, इसका वेस्ट भाग जो है, ये तुम्हारा जो है आता है इंडोनेशिया में, और जो ईस्ट वाला पार्ट है, जो पूरा नहीं दिख रहा, आधा ही दिख रहा है, उसे कहते हैं पापुआ न्यू गिनी। साथ ही इस आइलैंड पे भी नजर डालो, यहां पर भी आधा जो वेस्टर्न पार्ट है वो इंडोनेशिया का है, और जो ईस्टर्न पार्ट है उसे कहते हैं तिमोर लेस्ट। इनमें कई कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, लेकिन उनका जिक्र बाद में करूंगा किसी और लेक्चर में, जब उसकी जरूरत महसूस होगी तब और जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी सेल्स। याद रखो, श्रीराम IAS का फ्री 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, इस QR कोड को स्कैन करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रिपरेशन प्लान बनाना है, तो हमारे एक्सपर्ट मेंटोर से जल्दी जुड़ो। ज्यादा डीले करने का कोई मतलब नहीं है। यू वुड वांट एन एक्सपर्ट एडवाइस जो तुम्हारी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज के हिसाब से तुम्हें एडवाइस दे। तो याद रखो, श्रीराम IAS का फ्री 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, स्कैन दिस QR कोड। आगे बढ़ाता हूं बात को। जैसा मैं कह रहा था तुम्हें कि इंडोनेशिया में 17,000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं। इस समय की पॉपुलेशन की बात करोगे तो तकरीबन 30 करोड़ की पॉपुलेशन है। इट इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बिहाइंड ओनली इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तकरीबन 3.5% पूरी दुनिया की आबादी का इंडोनेशिया में रहता है। अब आखिर ये भी सोचो कि इनका धर्म क्या है, इनके समाज का। बड़ा ही फैसिनेटिंग धर्म है बेटा। ये सेक्युलर भी नहीं है, लेकिन याद रखो ये इस्लामिक भी नहीं है। हालांकि 87% ऑफ देयर पॉपुलेशन इज मुस्लिम, बट दे आर नॉट इस्लामिक स्टेट एंड दे आर ऑल्सो नॉट अ सेक्युलर स्टेट इन द नोशंस ऑफ वेस्ट एज सच। ये क्या करते हैं बेटे, इन लोग के वहां 6 धर्म हैं। आपको इन्हीं में से चूज करना होगा। 6 ऑफिशियल रिलीजन्स हैव बीन लिस्टेड। आपको अपनी आईडी कार्ड के लिए इन 6 में से कोई एक चुनना होगा। इस्लाम, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, कन्फ्यूशियनिज्म। आपको इनमें से कोई ना कोई एक चुनना ही होगा। यू कैन नॉट बी एन एथीस्ट। नास्तिक होना अलाउड नहीं है।
आपको एक गॉड में यकीन रखना ही होगा, क्योंकि याद रखो ये 87% मुस्लिम्स हैं यहां पर, और मोनोथीज्म इस्लाम का एक बड़ी मान्यता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला है पंचशील का। ये देखो, ये इनका नेशनल सिंबल है, गरुड़। गरुड़ पंचशील कहते हैं इसे। नाम सुन रहे हो, गरुड़। उसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि इंडिया ने कितना प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इनको किया है। सेकेंड थर्ड सेंचुरी से हमारे यहां से लोग वहां जा जा करके बसते रहे हैं, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखो इनके वहां कॉन्सेप्ट है गरुड़ पंचशील का। देखो इसका मोटो क्या है, भिन्नेकता तुंगाल इका, मतलब भिन्न एकता, भिन्नेक तुंगाल इका, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डू यू सी, भिन्न ही संस्कृत शब्द है, एका, यूनिटी, एका से आया है। तो संस्कृत ने बहुत प्रोफाउंड इंफ्लुएंस किया इनकी भाषा को, इनके कल्चर को। तो इन्होंने पंचशील का कॉन्सेप्ट एक निकाला हुआ है, जिसमें इनका यह कहना है कि भाई हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, लेकिन ये 5 चीजें हमें ध्यान रखनी है। ये 5 चीजें क्या हैं देखो। एक कहती है कि भैया यू शुड बिलीव इन वन गॉड, देन यू शुड बिलीव, जिसका सिंबल है ये स्टार। फिर ये कह रहे हैं दैट यू शुड, मेन एंड वुमेन शुड लिव इन हार्मनी। फिर ये कह रहे हैं कि यूनिफाइड इंडोनेशिया, सिंगल यूनिफाइड इंडोनेशिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम लोग बुद्धि और विवेक से, विजडम से इसको रूल करेंगे। और फिर देखो यहां पे राइस और कॉटन बना हुआ है, इंडिकेटिंग कि ये सारी सोशल वेलफेयर पॉलिसीज भी हम अपने वहां चलाएंगे। ये है गरुड़ पंचशील। और ये वाले दोनों कॉन्सेप्ट इनके समाज को समझने में हमारी काफी मदद करते हैं, कि देखो इनके वहां धर्म को कैसे समझाया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, और कैसे गरुड़ पंचशील इन्होंने सिंबलाइज किया हुआ है। मतलब यू नीड टू बिलीव इन गॉड। केवल 6 धर्म जो है माने जाते हैं। और 1974 में मैरिज लॉ बनाया गया, जिसमें कहा गया कि आप अंतर धर्म विवाह नहीं कर सकते हैं। एक हिंदू और मुसलमान, या मुसलमान और क्रिश्चियन, या क्रिश्चियन और हिंदू, इनका विवाह नहीं हो सकता। इंडोनेशिया में आपको बाहर जाके शादी करके तब आना पड़ता है। मजेदार। अच्छा, थोड़ा सा बात और करना चाहूंगा कि आखिर इंडोनेशिया का इंडियनाइजेशन कैसे हुआ। देखो कितनी खूबसूरत फोटो बनाई है ये एआई ने, ठीक है। तो आओ जरा जानते हैं। इंडोनेशियन भाषा जो है वो संस्कृत से बहुत ज्यादा प्रभावित है, जैसा कि तुम्हें लगने लगा होगा। यहां पर अभी भी तुम्हें नाम ऐसे मिलेंगे जो पूरी तरह से संस्कृत बेस्ड है। इनकी स्क्रिप्ट जो है, लेखनी, वो ब्राह्मी से निकल करके आई है। अगेन इंडिकेटिंग कि देखो क्या इंफ्लुएंस हुआ है। मैंने जैसा तुम्हें बताया, बहुत सारे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, रिलीजियस मैन, दे वेंट एंड सेटल्ड देयर, अपने आइडियाज लेके गए। वहां के राजघरानों ने बोरो किए इंडियन आइडियाज, ताकि इनकी प्रेस्टीज बढ़े। अपनी प्रेस्टीज, मतलब जो शाही घराने थे, अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए उन्होंने संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। रामायण और महाभारत से इंस्पायर होकर स्कल्पचर्स बनवाए। रामायण एंड महाभारत आर वेरी पॉपुलर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां के किंग्स भी अपने आप को देव राजा बुलाने लग गए, इंडिकेटिंग कि भाई हमें डिवाइन लेजिटिमेसी मिली हुई है। तो अपने राजकाज को प्रेस्टीज देने के लिए इन्होंने हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर के एलिमेंट्स को बोरो किया। और ये बहुत फैसिनेटिंग है। और ये अभी तक इसके इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि 13th सेंचुरी के बाद से इस्लाम यहां आ गया, लेकिन ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज जो हिंदू सिविलाइजेशन ने वहां पे बनाई एकदम पीसफुली, वो एक अच्छा उदाहरण आप मान सकते हैं। अच्छा, ये देखो, ये है प्रम्बानन मंदिर। ये जावा में है। जावा समझ गए ना कौन सा इलाका है। देखो जावा ये वाला था, हल्का सा दिखा देता हूं, ये वाला है जावा। इस आइलैंड को कहते हैं जावा। तो यहीं पर है बेटा तुम्हारा प्रम्बानन मंदिर। ये शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों को डेडिकेटेड है।
9th सेंचुरी में यह बना हुआ है प्रम्बानन मंदिर। देख रहे हो इसका आर्किटेक्चर कितना अनोखा है। हालांकि यह भारतीय आर्किटेक्चर से प्रभावित है, लेकिन इसमें लोकल अडेप्टेशंस भी करी गई हैं। प्रम्बानन मंदिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिए डेडिकेटेड। ये देखो, ये भी वही जावा में ही बनाया गया बोरोबुदुर स्तूपा। बोरोबुदुर स्तूपा जो कि अगेन इंडिकेट्स ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। 9 टियर्स में बनाया गया ये ऐसा स्तूपा है। गरुड़ जो इनकी एयरलाइन है गरुड़ इंडोनेशिया, उसका लोगो, उसका नाम अगेन इंडिकेट्स कि यार यहां पे भारतीय कल्चर ने और इंडियन डायस्पोरा ने कितना प्रोफाउंड रोल प्ले किया है राइट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। थोड़ी सी बात इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की भी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि तुम लोगों को अंदाजा होगा शायद, हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी इज करेंटली विजिटिंग इंडोनेशिया, और वहां पर इन्होंने अपनी स्पीच में भी जिक्र किया है इन बातों का, तो थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए। इंडोनेशिया का जो ये पूरा इलाका है, ये पूरा आइलैंड, ये बेटा डच लोगों ने अपने कंट्रोल में कर रखा था। डच कंपनी थी ना VOC, उन लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा था। यहां से स्पाइसेस और ये सब ये लोग एक्सपोर्ट करते रहे होंगे। फिर हमें बताया जा रहा है कि धीरे धीरे यहां पे नेशनलिज्म का भी जोर आने लगा, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनने लग गई अर्ली 20th सेंचुरी में। फिर बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई और जापान ने बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस सबको जर्मनी ने सॉरी इन सबको हरा दिया। तो डच वाली पावर, डच की पावर खत्म हो गई, और जो डच की कॉलोनी थी उस पे जापान ने इधर से आके कब्जा कर लिया। जापान ने इसमें कब्जा कर लिया, फिर जापान ने सरेंडर कर दिया। जापान ने जब भैया हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिरे, 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया। और हमें बताया जा रहा है कि 17 अगस्त 1945 मतलब 2 दिन बाद सुकर्णो, ये है सुकर्णो और मोहम्मद हट्टा, इन लोगों ने मिलके इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम की। ये है माना जाता है इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडोनेशिया। 17 अगस्त इन लोगों ने प्रोक्लेम कर लिया कि हम जो है अब आजाद हैं भाई, जापान से भी और डच से भी। लेकिन क्या डच इतनी आसानी से मानने वाले लोग थे? टेढ़े लोग थे ये कॉलोनियल एम्पायर्स, यू नो दैट। इन्होंने नहीं माना। डच सेना आके चली आई यहां पर और इन्होंने फिर से इंडोनेशिया को अपने कब्जे में करने की कोशिश करी। दिस led to a 4-year long revolution. इंडोनेशियन रेवोल्यूशन इसे कहा जाता है। 1945 से लेके 49 तक ये चलती रही और फाइनली 1949 में डच ने अपनी हार मानी। ये एक बड़ा 4 साल का इंडोनेशियन रेवोल्यूशन था जिसमें इंडोनेशियन नेशनलिस्ट्स वर फाइटिंग अगेंस्ट द डच। ऐसे में हमें बताया जा रहा है बेटा कि भारत के एक बड़ा नाम है भारत की राजनीति का, बीजू पटनायक। ही वॉज एन एविएटर, मतलब ये प्लेन उड़ाते थे और पॉलिटिशियन भी थे, और वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। एनीविच में हमें बताया जा रहा है कि 1947 में जब इंडोनेशियन रेवोल्यूशन चल रही थी, डच ने अटैक करके रखा हुआ था, तो नेहरू जी को पता चला कि जो इंडोनेशिया की टॉप लीडरशिप है वो एक जगह पे अटकी हुई है, फंसी हुई है। नेहरू जी ने बीजू पटनायक को एक रेस्क्यू मिशन पे भेजा और बीजू पटनायक खुद स्वयं हवाई जहाज उड़ा करके इंडोनेशिया गए और वहां पे जो इंडोनेशिया की टॉप लीडरशिप थी उसको रेस्क्यू किया और उसको लेकर के वापस आए। इसीलिए बीजू पटनायक को इंडोनेशिया ने भूमि पुत्र का टाइटल दिया हुआ है। इनको बाद में आगे जाके बिंतांग जस उत्तम अवार्ड भी दिया गया। ये बिंतांग अवार्ड इनके काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं। तुम्हें मालूम होगा आपकी बार न्यूज में कि इनका एक बहुत जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है बिंतांग आदिपूर्ण। संस्कृत का इन्फ्लुएंस देख रहे हो? बिंतांग आदिपूर्ण ये अवार्ड 1995 में जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था मरणोपरांत, और अभी 2026 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी यही अवार्ड इंडोनेशिया ने दिया हुआ है। भाई समझ रहे हैं आप?
इंडोनेशिया उसके बाद आजाद हो गया 1949 के बाद, डच भी वापस चले गए और इंडोनेशिया ने बैंडूम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई 1955 में, यही सुकर्णो जी ने कराई, जिसे एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहते हैं। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ कॉलोनियल पीपल, जो एशिया और अफ्रीका में जो कॉलोनाइज हुए थे, उनके लीडर्स यहां पर मिले। एंड दिस वाज अ मेजर स्टेप which led to the creation of non-alignment movement, जिनके ये 5 फाउंडिंग मेंबर हैं, नेहरू, ख्वामे नक्रूमा घाना के, गमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के, जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया के और सुकार्नो इंडोनेशिया के। These are the 5 founding fathers of NAM। ठीक है, तो ये इनका इतिहास रहा है अभी तक का। इसके बाद इनकी अपनी खुद की भी राजनीति बहुत फैसिनेटिंग है। कई कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी हिस्ट्री में हो चुके हैं। तिमोर लिएस्टे को लेकर के हो चुका है, पापुआ न्यू गिनी को लेकर के हो चुका है। कम्युनिस्ट्स का बहुत ज्यादा इनकी सरकारों ने दमन किया है, ऐसा भी हमें पता चल रहा है। इस समय ऑयल एक्सपोर्ट्स इनके एक बड़ी रेवेन्यू अर्निंग का सोर्स बना हुआ है। इतनी बातें आई थिंक तुम्हें इंडोनेशिया के बारे में जरूर मालूम होनी चाहिए, जो मैंने तुम्हारे सामने कर दी। तुम्हें भी अगर कुछ मजेदार फैक्ट्स, ट्रिवियाज, चीजें मालूम है इंडोनेशिया के बारे में, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे अच्छा लगेगा। गॉड ब्लेस यू। आई होपफुली सी यू अराउंड सून। बाय।